Hello everyone, welcome back to Commerce Makeover. Today we are going to start with cash flow statement one short video. So let's start. कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी दे रखा होगा कौन सा ईयर वो हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर डिटेल्स रुपीज एंड अमाउंट रुपीज रखेंगे। डिटेल्स में सारे के सारे जो इनर कॉलम हम बोल के चलेंगे कि इनर कॉलम में रिप्रेजेंट करना है, वे सारे कैलकुलेशन डिटेल्स में होंगे। फाइनल अमाउंट जो होगा वो अमाउंट में होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे तीन एक्टिविटीज होती है, एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको देखना कि एक्चुअली में कितना बनता है, उसका कितना कैश फ्लो हुआ, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब यही चल रहा है। देन उसका इन्वेस्टिंग है ना, जितनी भी हमारी सेल परचेज हो रही है, फिक्स एसेट की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट की, इन शॉर्ट वो सारी की सारी चीजें मेरी वहां पे आती हैं। देन उसमें फाइनेंस एक्टिविटी में 5 टर्म्स आते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके रिस्पेक्टिवली मैं बात करते चलूंगी। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या आएगा, बिकॉज हो सकता है देखो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए और ये भी पॉसिबल है कि आपका ऑपरेटिंग अलग बोल दे एंड इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक साथ बोल दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो आगे देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें हमसे पहला दे रखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, जो हम यहाँ पे नोट 1 में फाइंड आउट करेंगे। और नोट 1 को मैं बात करती रहूंगी कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की बात करेंगे। देन उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करेंगे। और उसके बाद बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं, ये से पहले का है कि उसके करंट एसेट करंट लायबिलिटी का सारा काम करेंगे। देन उसके बाद मेरा आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन लेस इनकम टैक्स पेड करेंगे, देन विल गेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब ये तो हो गया किस तरीके से चलेगा, हमें पहले से ऐसे करके रख लेना है, 3-4 लाइनें छोड़ के चलेंगे ताकि हमारा पेपर पूरा सही तरीके से दिखे। इसको ब्लैक पेन से लिखना, बाकी जितना भी रहेगा वो ब्लू पेन से लिख देना। ना देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। देखो ये चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, हल्का बहुत एडवांस्ड है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा सेम है, ठीक है। देखो क्या करना है, हमें नोट 1 के अंदर रिप्रेजेंट करना है। हम इसको नीचे जाएंगे एकदम, नोट 1 जब सारे काम करने के बाद नोट 1 के अंदर जब आ रहे हैं, तो नोट 1 के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें लिखना है चेंज इन पीएनएल। पीएनएल का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना भी चेंज दे रखा होगा, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे होंगे, जो बैलेंस शीट बनी होगी क्वेश्चन के अंदर, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बने होंगे, फिर आपके एडजस्टमेंट्स आई होंगी। नोट्स टू अकाउंट से पढ़ना क्वेश्चन चालू करेंगे। इस क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी प्रीवियस ईयर का। सो फिलहाल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमें दे रखा होगा चेंज इन पीएनएल, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो चेंज इन पीएनएल के अंदर जो भी डिफरेंस होगा वो लिख दूंगी। लेट्स सपोज मुझे दे रखा है 1 लाख था 2 लाख हो गया, मतलब कि 2018 की बात चल रही है, 2019 की बात चल रही है। पहले 1 लाख था 2 लाख हो गया, इट मीन कितने से इंक्रीज हुआ, 1 लाख से, यहाँ पे 1 लाख लिख दूंगी। वही चीजें हमें जनरल रिजर्व के अंदर दे रखी होंगी, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा जनरल रिजर्व में वो यहाँ पे लिख दूंगी। देन उसके बाद अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो माइनस कर दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपको याद हो कि हम एक टैक्स का भी एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट, वो प्लस होता है। व्हाई वी आर लाइक एडिंग द थिंग्स, देखो एक होता है मेरा पीबीआईटी, ठीक है। देन उसके बाद मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इंटरेस्ट होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर माइनस टैक्स होगा, देन आई विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से मेरा पूरा चल रहा होता है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, जिससे मुझे पीवीआईटी तक पहुंचना है, बिकॉज लिख रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स। एक्सटर्नल आइटम्स मतलब इंटरेस्ट वगैरह की बात चल रही है, मोर मेनी मोर, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अगर रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो टैक्स को प्लस करूंगी, ठीक है। तो टैक्स को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिलहाल मैं एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देती हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक्सटर्नल आइटम्स के अंदर हम वहाँ पे दिखा देते हैं एज एन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। और मैं एक बार और बोलूँ, पीबीआईटी दे रखा, डी दे रखा है, डी मतलब क्या होता है, डिविडेंड। यहाँ पे मेरा पीबीटीडी निकला, टैक्स निकलेगा तो मेरा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, फिर डिविडेंड माइनस होगा, देन आई विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला चीज गिवन है। अगर मेरे को डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो मैं डायरेक्टली टैक्स कर देख लूंगी, पर जब डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा प्लस डिविडेंड भी होता है। अब डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा इंटरिम डिविडेंड और एक होता है मेरा फाइनल डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम प्रपोज डिविडेंड भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो मेरा लास्ट ईयर का, यहाँ पे डिविडेंड पेड वाली आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे पे करा होगा माइनस है, तो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए, रिवर्स बैक करने के लिए प्लस करेंगे, तो वो हो गया हमारा लास्ट ईयर का पे होता है इस साल।
एंड इंटरिम का मतलब होता है इस साल का डिविडेंड, दिस ईयर डिविडेंड, इसमें करंट ईयर वाला पे करेंगे एंड लास्ट ईयर वाला इग्नोर कर देंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझ आता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये आंसर जो आ जाएगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मेनली डन हो जाएगा। ये वाला जो मेरा आंसर आया है इसको मुझे उठा के, अच्छा एक चीज और मैं बोल देती हूँ, हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन में दे रखा हो रिफंड ऑफ टैक्स। अब रिफंड ऑफ टैक्स, अगर मैंने टैक्स पे करा था तो माइनस करा था, अगर मेरे को पैसे मिल रहे होंगे तो प्लस करूंगी, तो प्लस का उल्टा रिवर्स बैक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रिफंड ऑफ टैक्स मेरा माइनस भी हो सकता है अगर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वरना कुछ नहीं करेंगे। जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा उसको मुझे उठा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज नोट 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक्स यहाँ पे लिख दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स से जो मैंने एक बात बोली कि यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे जो गिवन होगा, बट प्रोविजन फॉर टैक्स में डायरेक्टली गिवन नहीं होता। उसके लिए मेरे 3 केसेस बनते हैं, उसको 3 केसेस को बहुत ध्यान से समझना जो होते हैं। एटलीस्ट पहला केस जो होता है मेरा, मुझे डायरेक्टली एडजस्टमेंट में गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स paid during the year, मतलब provision for tax provided during the year, provision for tax during the year, सिर्फ इतना लिख रखा है। इट मीन 10,000 डायरेक्टली दे रखा है, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दे रखी। इनमें 10,000 डायरेक्टली मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब पीबीटी नोट 1 के अंदर। दूसरा केस क्या होता है, मुझे यहाँ पे नोट्स अकाउंट पे दे रखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, देन उसके बाद 2018 2019 का दे रखा होता है, यहाँ पे 10,000 दे रखा होता है, मान लो ये 20,000 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो पिछले साल का पे हो रहा होता है करंट ईयर, बिकॉज टैक्स जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो अगले साल उसके पे होता है जो फॉलोइंग ईयर होता है। तो 10,000 जो पे हो रहा है जो प्रीवियस ईयर वाला है वो पेड में दिखेगा, एंड पेड वाला अमाउंट है वो मेरा यहाँ पे दिखता है इनकम टैक्स पेड, मतलब कि 10,000 मेरा एक्चुअली में यहाँ पे माइनस होगा। इट मीन लास्ट ईयर वाला जो होता है, ठीक है, जो लास्ट ईयर वाला अमाउंट होता है वो मेरा यहाँ पे दिखता है। फिर करंट ईयर वाला कहाँ दिखेगा, करंट ईयर वाला मतलब पीएनएल में दिखेगा, क्योंकि वो आगे जाके अगले साल पे होगा। तो 20,000 जो अमाउंट है वो मेरा यहाँ पे दिखने लग जाएगा, दैट इज प्लस टैक्स प्रोविजन नोट 1 के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। देन ये दोनों को प्लस कर दें, अगर मान लें हम बोल देते हैं कि एक मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 10,000 का, ये दे रखा है 20,000 का, 2018 की बात चल रही है, 2019 की बात चल रही है, और साथ में मुझे एडजस्टमेंट भी दे रखी है, नोट्स अकाउंट में दे रखा है एडजस्टमेंट भी। एडजस्टमेंट में 2 केस बन सकते हैं। पहला केस आ जाएगा, बोला होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज लेट्स सपोज 5,000। अब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग देखना है, प्रोविजन और टैक्स के लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा जब भी ऐसा आएगा। यहाँ पे बनाऊंगी बाय, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस बॉटम, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 10,000, यहाँ पे लिखा मैंने 20,000। देन इसके बाद मुझे बोला टैक्स पेड, जब भी पेमेंट की बात होगी तो पे यहाँ से होगा डेबिट साइड से, बिकॉज जिसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है अगर उसमें मुझे कुछ बढ़ाना होता है तो प्लस करती हूँ, क्रेडिट मतलब क्रेडिट करती हूँ, अगर कुछ निकालना होता है तो डेबिट करती हूँ। मुझे पेमेंट करनी है इसकी, 5,000 की मैंने पेमेंट करी, यहाँ पे मेरा जो बैलेंस निकलेगा बाय पीएनएल, ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा इस केस के अंदर, जो कि निकल जाएगा 25,000 माइनस 10,000 15,000। अब ये पीएनएल अकाउंट है, मतलब ये 15,000 मेरा नोट 1 के अंदर प्लस होगा, यहाँ पे 15,000 प्लस हो जाएगा। और ये जो 5,000 है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लेस इनकम टैक्स पे लिखते हैं वहां पे मेरा माइनस 5,000 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 की जगह जो भी मैंने करा था, यहाँ पे 5,000 माइनस हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या बन सकता है इसी केस के अंदर कि टैक्स प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, इस साल वाला, मतलब कि यहाँ पे आती है प्रोवाइडेड वाली फिगर, यहाँ पे प्रोवाइडेड वाली फिगर आएगी। इट मीन मुझे ये वाली चीज बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी, यहाँ वाली नहीं निकलेगी। अब मुझे टैक्स प्रोवाइडेड मान लो कि दे रखा है 15,000 फिलहाल के लिए, ठीक है, टैक्स प्रोवाइडेड 15,000 दे रखा है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 25,000 हो गया, 20 माइनस करा तो 5,000 ये आ गया, इस तरीके से निकलाएगा। एंड सेम पेड वाला जो अमाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा, और पीएनएल वाला अमाउंट जो है वो नेट पीबीटी वाले में प्लस होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आती ही आती है, बहुत बार देखी जाती है। आ जाते हैं नोट 1, यहाँ पे डन हो जाता है हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। देन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की बात करें, मतलब जो कैश में भी नहीं है और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे धंधे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जब नॉन कैश की बात करें सबसे पहला ध्यान आता है डेप्रिसिएशन का। पहले क्या हुआ होगा, ठीक है, तो पहले हमारा माइनस हुआ होगा तो इसको रिवर्स कर देंगे प्लस, बिकॉज अगर मैं बात करूँ पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा था टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, यहाँ पे बाय ऑपरेटिंग इनकम आता है, देन हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। अगर आपने सुना हो जो लॉस होते हैं, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये इरेगुलर आइटम होते हैं, इनमें से नॉन ऑपरेटिंग को बिलोंग करते हैं। हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट या आफ्टर वाला निकाल चुके हैं, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकलेगा। इट मीन जो हमने एक्सपेंस पहले माइनस कर दिए थे उसको सही करने के लिए प्लस करेंगे, और जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग वाली प्लस कर दी थी उसे सही करने के लिए माइनस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, हमारा इसके अंदर पूरा बेस यही चलता है कि जो पहले क्या हुआ था, अगर पहले प्लस हुआ था तो माइनस, माइनस हुआ था तो प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था तो प्लस कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडेड या चार्ज वाला जो आएगा
लिख रखा होगा वो वाला लेना है, कोई और वाला नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद मेरा गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, गुडविल बोल लो, रिटर्न ऑफ वाली चीज आएगी, ठीक है। सिर्फ जगह मान लो पहले थी 1 लाख, अब हो गया 80,000, मतलब 20,000 से रिड्यूस हुई है, तो 20,000 से हम रिटर्न ऑफ दिखा देंगे। राइट ऑफ होएगा मतलब एमोटाइजेशन भी बोल देते हैं इसे, पहले राइट ऑफ होएगी तो प्लस माइनस किया होगा तो आप प्लस कर देंगे। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा लॉस, लॉस पहले क्या होगा तो माइनस हुआ होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये कहाँ से निकलेगा अमाउंट, अभी मशीनरी अगर बनाना सिखाऊंगी तो बताऊंगी। देन इसका गेन भी हो सकता है, तो गेन पहले क्या होगा प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, मुझे बोला लेट्स सपोज अंडर राइटर, चलो इंटरेस्ट की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और सुनिए, देखो दो तरीके की चीज होती है, एक होता है डिविडेंड और एक होता है इंटरेस्ट। डिविडेंड पे भी होता है और डिविडेंड रिसीव भी होता है, सेम इंटरेस्ट पे भी होता है और सेम वही इंटरेस्ट मेरा एक रिसीव भी होता है, ठीक है। अगर मैं पे और रिसीव कर रही हूँ और डिविडेंड पेड और रिसीव कर रही हूँ, तो सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो कहीं और नहीं दिखता है, इसके डबल इफेक्ट होगा, पर एक डबल इफेक्ट मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है और एक नेट पीबीटी में प्लस डिविडेंड जो कर रहे होते हैं वहां पे दिख जाता है, ठीक है। और जो डिविडेंड रिसीव हुआ, अब डिविडेंड रिसीव कब हुआ होगा, जब हमने इन्वेस्ट करा होगा, और इंटरेस्ट रिसीव भी तब हुआ होगा जब हमने इन्वेस्ट करा होगा। अब कई बार ऐसा होता है, अगर आपको याद हो हमने पीएनएल अकाउंट जब बनाते थे 11th क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखते थे टू रेंट, फिर यहाँ पे हम प्लस आउटस्टैंडिंग करके शो करते थे। हम पीएनएल अकाउंट में वो चीजें शो कर रहे थे जो इस साल की बनती है, जो एक्चुअली में ड्यू है हमारी, वो सारी चीजें शो करते थे। सेम यहाँ पे भी, अब देखो मान लो हो सकता है कि ये तीनों चीजें में हमें कुछ बोला हो कि रिसीव हुआ 10,000 बट होना था 12,000, तो कितना एक्चुअली में रिसीव होना था 12,000, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो नॉन ऑपरेटिंग वाला है वहां पे वो चीज दिखाएंगे जितनी होनी थी, मतलब 12,000 से। वैसे इंटरेस्ट पेड मैंने पे करना था 15,000, बट अभी तक पे कितना करा 10,000, इट मीन होना कितना चाहिए था 15,000, तो 15,000 से शो होगा कितना होना चाहिए था, कि ये नहीं कि कितना हुआ, जो कितना हुआ वो हम दिखाएंगे एक्चुअली में, जो हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट मीन यहाँ पे डिविडेंड पेड तो नहीं आएगा बट डिविडेंड रिसीव आएगा, ठीक है, डिविडेंड रिसीव आएगा, देन इंटरेस्ट रिसीव आएगा, ठीक है, देन इंटरेस्ट पेड भी आएगा जो मेरा एक्चुअली में बनता है, एक्चुअल जितना है। अब रिसीव हुआ होगा डिविडेंड तो प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब पहले प्लस हुआ होगा तो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड पहले माइनस हुआ होगा तो अब प्लस हो जाएगा। ये होगी हमारी कुछ टर्म्स, ठीक है, इसी से ध्यान रखना। देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अंडर राइटर कमीशन, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन की जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, कमीशन पेड है, ठीक है, अगर पे करनी है अंडर राइटर कमीशन तो पे करनी है, तो इट मीन माइनस हुई होगी तो प्लस कर देंगे अंडर राइटर कमीशन को। देन उसके बाद मेरा आता है एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज और यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमें क्वेश्चन के अंदर करनी है इसके ऊपर, और अंडर राइटर कमीशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा गया है, ठीक है, उसके अंदर बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ ही। देन उसके बाद मेरा एक आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर आपको याद हो हम 11th क्लास में लिखते थे डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर मैं कह रही हूँ पहले थे 10,000, ठीक है, पहले थे 10,000 अब हो गए 15,000, मतलब कि क्योंकि माइनस फिगर में शो होता है ना इसलिए माइनस में दिखाया, तो कितने से हुआ होगा, मतलब -5,000 हुआ होगा, तो हमें तो रिवर्स देखना है, मतलब माइनस हुआ है इट मीन अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इट मीन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चलते हैं, बताती हूँ माइनस कैसे चलेगा। अब मैंने प्लस बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से हो जाएगा। अगर मान लो मुझे बोला है कि -10,000 थे, अब मेरे माइनस के 5,000 हो गए हैं, इट मीन मैंने क्या करा होगा, यहाँ पे माइनस का था -5,000 हो गया, इट मीन व्हाट आई डिड, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे +5,000 करा होगा, साइन बड़े वाले का आएगा माइनस, इट मीन प्लस करा, इसका उल्टा करने के लिए क्या करना होगा माइनस, इट मीन प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इसको इस तरीके से करके देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे कोई और पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है, प्रोविजन वाली पॉइंट के ऊपर, पर मोस्टली आई हैव कवर्ड दिस, यही आते हैं मेनली आते हैं, ठीक है। एक चीज और आ सकते हैं कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट जितनी लगी इशू ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर वो, अब खर्चा है इट मीन माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे मेरा जो भी अमाउंट आएगा इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। देन इसके बाद देखो जितनी भी आपकी करंट एसेट होती है, करंट लायबिलिटी होती है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी डायरेक्टली, बट मेक श्योर देयर इज वन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग, उसके अंदर आपको एक दे रखा होता है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो दे रखा है वो आपकी लाजिम करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रीट नहीं होता है, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, बिकॉज दैट लिंक्स टू बैंक, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लिंक कर रहा है, तो वो हमारी बैंकिंग मतलब की फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लिंक करता है, वो करंट लायबिलिटी है उसमें पार्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे डिक्रीज, देखो पहले करना है DIAL मतलब डायल इस तरीके से, एंड लेस क्या करना है आइडल मतलब IDAL, तो यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज इन करंट एसेट, यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज इन करंट एसेट, यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज इन
करंट लायबिलिटी। तो बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टली गिवन होगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी, उसके अंदर देख लेना कितना प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ वाली जितनी भी फिगर होगी इस अमाउंट में जो आ रही होगी, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे अमाउंट। देन इसमें यहाँ वाली जितनी भी फिगर्स होंगी उसको माइनस करके शो करेंगे, जो ऊपर से मेरा इस सबको तीनों को प्लस करके आएगा यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। देन इनकम टैक्स पेड वाला मैंने आपको बता दिया, जो आएगा अमाउंट वो हो गया मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट फाइनल। नाउ लेट्स कम टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया नॉन करंट एसेट के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द एसेट। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग हमारे किस टाइप की हो सकती है, ऐसे अकाउंट्स बना रखा है, इसके आएगा ही आएगा, मोस्टली मिलते ही मिलते हैं, दैट इज मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो मशीनरी अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, तो हमारा बैलेंस का होगा टू बैलेंस ब्रॉडन। ठीक है, इस तरीके से होगा। देन हमारा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें, मतलब यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, मशीनरी अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, इसे डेट बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज द क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमारा इस वजह से चालू हुआ। अब देखो जब भी कोई चीज सेल हो रही है, कभी कोई पैसा जाएगा सेल होगी, तो तीन चीजें होंगी, इस चीज का ध्यान रखना, पैसा आएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा, एंड लॉस होगा या फिर गेन होगा। ठीक है, अब जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात चल रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ गुल्लक, ये आपका पिगी बैंक की तरह चल रहा है कि डेप्रिसिएशन की जितने भी चीजें हैं हर साल का हम उस गुल्लक में डालते जा रहे हैं। जब देने की बारी आएगी, जब सारा मतलब बेचने की बारी आएगी इस मशीन को, तो वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल के दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, मतलब जितना हम डालते चल रहा है उसको एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितने का सेल हुआ, कुछ ना कुछ मेंशन हो गया हर चीज। बाय बैंक लिखोगे पैसा, यहाँ पे सेल होगी, मशीन चलेगी। देन यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन ना लिख के आप क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज हम खाली यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं। इट मीन यहाँ पे सारा अमाउंट निकालना पड़ेगा, इधर से सारा अमाउंट निकलेगा। तो यहाँ पे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगा, इसकी अगर जर्नल एंट्री आप करें तो आपकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड में टू मशीन भी आएगा। ये वो वाला अमाउंट है जो हमारी एसेट सोल्ड हो रही है, कितने की हमारी एसेट बिक रही है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है। या तो मेरा फिर उसके बाद लॉस होगा या फिर गेन होगा, गेन होगा तो डेबिट साइड, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे जितने भी लिखने हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मेरा बैलेंस का बचेगा बाय डेप्रिसिएशन, ये हो गया मेरी बैलेंस की फिगर। ये वाला अमाउंट वो होगा जो प्रोवाइडेड वाला है, और या तो फिर चार्ज वाला है जो पूरे साल अभी तक लगा है। हो सकता है ये वाला मुझे गिवन हो, मुझे ये बैलेंस की फिगर से निकले, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, और ये वाला जो ये वाला अमाउंट है, कहीं बारी मुझे दे रखा होता है देयर ऑन वाले नाम से कि इतना लग चुका है देयर ऑन तक। ठीक है, अब देखिए और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, मुझे डायरेक्टली ना देखे ना, थोड़ा घुमाया होता है। देखो एक फ्लो चलता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लगता है माइनस, फिर बुक वैल्यू आती है, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस कुछ होता है, देन उसके बाद मेरी मार्केट वैल्यू आती है, कितने में एक्चुअली में सेल हुआ है, सेलिंग वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ये डेप्रिसिएशन है, ये होता है देयर ऑन वाला, कि इस पर्टिकुलर मशीन जब हम बेच रहे हैं उसके बाद अभी तक कितना लग चुका है, और बुक वैल्यू दे रखी होती है। अगर बुक वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हट चुका है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर देखो सीधा लॉस और कितना हुआ है। अगर कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको देखना पड़ेगा ये देयर ऑन वाली फिगर कौन सी होगी, जो ये वाला अमाउंट होता है। ठीक है, ये वाला और ये अमाउंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, आगे देखो, देखो कहाँ कहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे इसे डालेंगे, पुट करेंगे। देखो सेल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब पैसा आएगा या जाएगा, हमें बस इसमें ये देखना। ऑपरेटिंग में हमने देखा पहले क्या था फिर क्या हुआ, ठीक है, हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या देखना है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो प्लस, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, पैसा प्लस। ठीक है, इसके अंदर कोई अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं है, यहीं पे सेटअप हो गया। लॉस ये हमारा कहाँ दिखेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले के अंदर। ठीक है, लॉस पहले क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा वहां पे जाके प्लस। गेन अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात चल रही है, ठीक है, पहले प्लस तो माइनस। अच्छा एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टू बैलेंस निकलता है, इसको हम बोलते हैं टू बैंक, इसको हम बोलते हैं परचेज का दिख रहा है, ये बैलेंस फिगर से निकलता है। ठीक है, अगेन परचेज वाली चीज है, परचेज कहाँ दिखेगी हमारी, अगेन परचेज ऑफ मशीनरी की बात हो रही है तो इन्वेस्टिंग में। अब पैसा जाएगा तो इसमें माइनस में शो कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद इधर आते हैं, ये डेप्रिसिएशन जो है वो मेरा दिखेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम के अंदर है। माइनस हो चुका है प्लस कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कई बार मतलब ऐसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मेरा यहाँ पे बाय बैलेंस राइट डाउन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि मुझे बोल दे कि हमने भेज दी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मेरे पास सेल हो जाएगी, बाय बैंक सेल हो गई। ठीक है,
देन उसके बाद मेरे को लॉस या गेन हो गया, लॉस होगा तो यहाँ पे, गेन होगा तो यहाँ पे, बैलेंस निकलेगा तो यहाँ पे मेरा टू बैंक परचेज करके निकल आएगा। दिस इज अ बेसिक एंट्री, ठीक है। परचेज को अगेन इन्वेस्टिंग में डालेंगे, गेन को अगेन नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के अंदर डालेंगे, पहले माइनस प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, सेल कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाएगा, और लॉस जो है वो मेरा ऑपरेटिंग के अंदर जाके माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से मेरा अकाउंट चल रहा होता है। मैंने आपको सारी चीजें मेनली बता दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो रह गया है हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, मैंने आपको बता दिया, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसकी सारी चीजों को, परचेज और सेल को इंक्लूड करते करते मेरा एक और चीज आती है यहाँ पे, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव। जब भी मैं इन्वेस्ट करूँ तो इंटरेस्ट रिसीव होगा ही होगा। देन उसके बाद डिविडेंड रिसीव, ये दोनों चीजें मेरी साथ में इसके साथ चलती हैं, ठीक है। अगर मेरा आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज्ड कितना ही हुआ। अगर मेरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नेट कैश फ्लो। अगर नेगेटिव आया तो यूज, अगर पॉजिटिव आया आंसर तो फ्लो। फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे 5 आइटम चलेंगे, ठीक है। एक 5 आइटम कौन कौन से होंगे? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितना भी हमारा उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। कैश रेट में भी सेम चलेगा, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। बॉन्ड्स के अंदर भी हमारा सेम चलेगा, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब डिबेंचर के अंदर हमारे 2 केस बनेंगे, एक तो होगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर और एक होगा हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपे करना। इशू हमारे 2 केस में हो सकता है, पार पे हो सकता है, इवन डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। पार मतलब 100 का था 100 में बेच दिया, डिस्काउंट मतलब 100 के ऊपर हमने 10% डिस्काउंट लगा के करा, ठीक है, तो 10% मतलब 10 रुपए हो गया, 90 के ऊपर हुआ, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या है? 100 के ऊपर 10% प्रीमियम लगाया मतलब 110 का इश्यू हुआ। अब इश्यू हो रहा है इट मीन प्लस होगा। अब रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हो रहा है? पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। अब रिडेम्पशन 2 केस में हो सकती है, पार पे होगी या तो फिर प्रीमियम पे होगी। अगर प्रीमियम पे हो रही है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है, अगर प्रीमियम हो रही है तो इट मीन्स कि अगर मान लो 1 लाख का था, अब 10% प्रीमियम पे हुआ तो 1,10,000 का मेरा पे हुआ। इस तरीके से ध्यान रखना। देन फिर शेयर्स के अंदर भी हमारे 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स की बात चलती है और एक प्रेफरेंस शेयर्स की बात चलती है। जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, मैं सारा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है वो चीज। इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं तो अगेन वो चीज पॉसिबल है मेरी, 2 चीजें कि एक इश्यू हो सकता है मेरा और एक बायबैक हो सकता है, मतलब वापस से हो गया, ठीक है। बायबैक होगा तो माइनस हो जाएगा, इश्यू होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। बायबैक मतलब पैसे जा रहे हैं, माइनस हो गया। इश्यू 2 केस में हो सकता है, पार में और प्रीमियम में। पार में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम में होगा तो प्लस करके शो कर देंगे। कई बार ऐसे गिवन होता है कि 1 लाख से 2 लाख हो गए इक्विटी शेयर, मतलब 1 लाख से मेरा इश्यू हुआ, साथ में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा होता है, 10,000 से 20,000 हो गए। कितने से प्रीमियम पे इश्यू हुआ? 10,000 से, तो 1 लाख तो ये हो गया, मतलब 1,10,000 का मेरा इशू हुआ है टोटल शेयर्स का। देन उसके में मेरा होता है प्रेफरेंस शेयर। बायबैक तो डायरेक्टली गिवन हो जाएगा आपको, प्रेफरेंस शेयर गिवन होता है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होते हैं? 2 चीजें अगेन, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। इशू भी अगेन पार और प्रीमियम पे हो सकता है, जैसे मैंने बताया इक्विटी शेयर के अंदर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पार और प्रीमियम पे हो रहा है। पार में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर प्रीमियम जितना भी पे होगा ये हमारी जो होती है नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, ठीक है। तो प्रीमियम पेएबल और रिडेम्पशन जो है हमारा, यहाँ पे रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग में जाके यहाँ पे प्लस बी होगा, क्योंकि वहां पे माइनस करा था, तो प्रीमियम पेएबल और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे वो आएगा भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी भी चीजें मेनली डन हो जाती है। इसके 2-3 चीजें पॉइंट्स जो हम और क्लैरिफाई होंगे वो क्वेश्चन करते हुए हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन माइनस में आएगा तो यूज लिखोगे, ठीक है, और पॉजिटिव फिगर आएगी तो यहाँ पे फ्लो लिखोगे। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को प्लस करके चलो तो आपका नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। इंक्रीज प्लस आएगा तो इंक्रीज लिखोगे, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज लिखोगे, ये अमाउंट आ गया। अब इसको वेरीफाई करने की बहुत अच्छी ट्रिक होती है। मान लो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैश एंड ओपनिंग कैश दे रखा है। क्लोजिंग कैश आपको दे रखा है 1,20,000 और ओपनिंग कैश आपको दे रखा है 1 लाख। आपको क्या होता है, फिफ्थ में ओपनिंग दे रखा होता है, क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग वाला दे रखा होता है, लिखना होता है। अब क्लोजिंग कितना? 1,20,000, ओपनिंग कितना है आपका? 1 लाख। इट मीन्स आपको क्या करना होता है, 6 वाला जो अमाउंट है वो निकलता है आपका फोर्थ प्लस फिफ्थ करके, ठीक है। 4 प्लस फिफ्थ इज इक्वल टू 6 निकलता है। अगर मान लो मुझे पहले फोर्थ निकालना है तो कहना है से फोर्थ इज इक्वल टू 6 माइनस फिफ्थ,
ठीक है, 6 माइनस 5th हो जाएगा, मतलब 1,20,000 माइनस 1,00,000 इज 20,000। इट मीन्स फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड करके भी मेरा 20,000 आना चाहिए और इसको माइनस करके भी मेरा 20,000 आना चाहिए। अगर मैच कर जाता है इट इज माई आंसर इज 99.9% करेक्ट। अब 99.9% क्यों बोला, क्योंकि 1%, 0.1% चांस होती है कि आप कोई एंट्री करना भूल गए तो उसका डबल इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कैश फ्लो की पूरी रिविजन हो जाती है डिटेल के अंदर। आई होप यू लाइक दैट। अभी एक वीडियो आएगी, तब तक आप ये वीडियो देख के रखें। ठीक है, आपकी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, तब तक आप ये डन रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत स्पीड में कवर कराया बिकॉज वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम। ठीक है, तो आप इसको अगर स्पीड में लगे तो थोड़ा सा कम करके भी सुन सकते हैं, अगर स्पीड कम लगे तो आप ज्यादा करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।